Hi, the future. The future depends on what we do in the present. Future comes one day at a time. Today is 10th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ का पंडवानी बहुत फेमस फोकलोर है। 2021 को पीस एंड ट्रस्ट ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। मनी मेकलाई सीक्वल है इस एपिक का जिसका नाम था शिल्पा दिकारम। आज के सवाल है, किस शहर में इन विच सिटी इज द नेशनल पुलिस अकेडमी इज लोकेटेड एट, और इसका पूरा नाम क्या है ये भी बताइए। Which two states are connected by the Palakkad Gap? Sariska Wildlife Sanctuary is situated in the state of, and National Disaster Authority NDMA है, National Disaster Management Authority, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वृद्ध गंगा साउथ इंडिया में किस रिवर को बोलते हैं वृद्ध गंगा। वाटर गांधी वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है बुक वर्म होना। बुक वर्म मतलब किताबी कीड़ा, लिटरल सेंस नहीं होता है इसका। बुक वर्म मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज रीडिंग, जो बहुत ज्यादा दिन भर किताबों में खोया रहता है, दैट इज अ बुक वर्म। शोकेज, शोकेज का मतलब होता है एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना। एक और मिलता जुलता वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं, वो है शो कॉज। इसका क्या मतलब है। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब ऑल डे एंड ऑल नाइट, यू आर स्टडिंग राउंड द क्लॉक। क्वागमायर, क्वाड जो है वो क्वागमायर बनता दिख रहा है, डिफिकल्ट, प्रिकैरियस एंड एंट्रैपिंग पोजीशन। लैक्सिटी, जो नियम है, लैक्सिटी है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर। So these are 6 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे सेटिंग अप एनवायरनमेंट रेगुलेटर, विल लर्न अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और 2020 में इसकी क्या गाइडलाइंस हैं, अपडेट जो ड्राफ्ट है। पैनल ने फ्लैग किया है सेंटर्स मीगर पेंशन, दिस इज अबाउट ओल्ड एज। फायर वाइज ये एक और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ हैजार्ड फायर का, विल गेट टू नो अबाउट इट। दिस इज एनीमिया मुक्त हेल्थ। टारगेट जुडिशियल पैट्रियार्की नॉट द जज, प्लोइंग अ न्यू फरो इन द एंटी रेगुलेटरी सिस्टम, एग्रीकल्चर में रेगुलेशन। दिस इज अबाउट क्वाड का एनालिसिस है। और ये है मुल्ला पेरियार डैम, दिस इज साइबर वॉलंटियर। आर्मी टेरर स्किल्स दिखाएगी। अफगानिस्तान रेजेस कंसर्न, दिस इज बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। यूएस एंड अफगानिस्तान ओपेक प्लस, दिस इज बांग्लादेश के साथ एक ये नया ब्रिज है, क्लोजेस्ट लिंक टू सी पोर्ट। और आज हम जानते हैं संविधान दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दीज आर सी सेट सॉल्यूशंस। और आज है प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे डील करेंगे, विल हैव सम क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. Both are Delhi edition. Now, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है। अखबार, न्यूज़पेपर, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, टॉपर्स भी बोलते हैं, एल्डर्स भी बोलते हैं, एवरीबडी से ओनली वन थिंग, न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। एवरी डे मीन्स एवरी डे। वाई? बिकॉज जो न्यूज़पेपर होता है ना, एक तो ये रोज आता है, इससे डिसिप्लिन बहुत अच्छा बिल्ड होता है। स्टडी जो होती है ना, स्टडी में मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूज़पेपर अगर हम रेगुलरली ऐसे फॉलो कर रहे हैं, इससे स्टडीज़ का ओवरऑल स्पिल इफेक्ट होता है और स्टडीज़ बेटर होती है। डिसिप्लिन प्लस जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन जो मिलता है वो मिलता है रियल वर्ल्ड में, और रियल वर्ल्ड का नॉलेज आता है दिस न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर इज सो फुल ऑफ न्यूज़ टैम्पलेट्स जिसको आप GS 1 2 3 4 इंटरव्यू ऐसे एवरीवेयर यू कैन यूज दीज न्यूज़ टैम्पलेट, मतलब एप्लीकेशन पार्ट। फोर्थ होता है आइडियाज़। आप इतने अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, ऑथर्स को सुनते हैं, तो उनसे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। थॉट प्रोसेस ना रिफाइनमेंट आता है काफ़ी। रीडिंग एंड राइटिंग, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका बॉटल नेक आता है रीडिंग राइटिंग में। उनको आता बहुत कुछ है बट वो पढ़ नहीं पाते, उनको आता बहुत कुछ है बट वो उस 3 घंटे में उसको कॉपी में लिख नहीं पाते। तो रीडिंग एंड राइटिंग बहुत बेटर होती है
लैंग्वेज इंप्रूव होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से, ग्रामर ठीक होती है, वोकेबुलरी बिल्ड होती है. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. हॉलिस्टिक होता है न्यूज़पेपर, बहुत हॉलिस्टिक ब्रॉडन इसका व्यू पॉइंट होता है. दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर एवरीडे मीन्स एवरीडे. और न्यूज़पेपर में भी हम जैसे न्यूज़ में वीडियोज़ एंड एटसेट्रा भी देखते हैं, प्रिंट जो होता है ना, लिखित रूप में जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है. सो वी शुड प्रेफर दिस प्रिंट, रीडिंग एंड राइटिंग. सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर एवरी डे मीन्स एवरी डे. नाउ लेट अस कम बैक टू अवर डिस्कशन. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज़ है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर. दिस इज 72% राइज हुआ है यूएपीए केसेस रजिस्टर्ड इन 2019. यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019. 2019 कंपेयर्ड में देखें तो 72% केसेस बढ़े हैं. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये डेटा दिया है. नाउ ये है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है डिले इन सेटिंग अप एनवायरनमेंट रेगुलेटर. एनवायरनमेंट रेगुलेटर वो भी इंडिपेंडेंट हो. सी, जैसे ये एक इंडस्ट्री है, दिस इज वन इंडस्ट्री. अब ये इंडस्ट्री ये जो इतना पॉल्यूशन कर रही है, इंडस्ट्री बनाया तो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो कैसे डैमेज करेगा, पॉल्यूशन कैसे करेगा. इंडस्ट्री का ये जो स्मोक है इसका क्या डैमेज होगा. इंडस्ट्रीज़ के आसपास से वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है, फोना है, नेचुरल हैबिटेट है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले हमें यहाँ पे एक असेसमेंट करना चाहिए. असेसमेंट मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेचर एंड एनवायरनमेंट पे. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये बस यही होता है. अब सी, 2011 में कोर्ट ने कहा सेंटर टू अपॉइंट अ नेशनल रेगुलेटर फॉर अप्राइजिंग प्रोजेक्ट्स एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर अप्रूवल. मतलब एक रेगुलेटर हो, वो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करे, उनका अप्रेजल करे और उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरिट के अकॉर्डिंग क्लियरेंस मिले, सो दैट एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमाइज हो. और ये एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटर होना चाहिए. ग्रीन क्लियरेंस इसे बोलते हैं. तो इसमें फिर अब आ जाता है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इसमें बहुत सारे, अगर हम एक जनरलाइज्ड फ्लो देखें बहुत सिंपल टर्म्स में, तो ये इसका फ्लो हो सकता है. जैसे साइट आपने कहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने जैसे आपको अभी हाइडल की बात था, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो बना रहे हैं से अपन हिमाचल में या फिर हिमालयाज में, वो ऑलरेडी बहुत ससेप्टेबल है अर्थक्वेक एंड दिस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में. तो क्या वो वहाँ पे कन्वीनियंट है, वाइज डिसीजन है. तो स्टेप 1 होता है साइट सिलेक्शन. फिर वहाँ पे कंडक्ट EIA होता है, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है, फिर पब्लिक हियरिंग होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की रिपोर्ट्स आती है, फिर सजेशन, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, चेंजेस, ये सारी चीज़ें होती है. ये इसका एक फ्लो है. सबसे पहले स्क्रीनिंग हुआ, फिर स्कोपिंग हुआ. ये इनफॉर्मल कंसल्टेशन हो रहा है, स्क्रीन कर रहे हैं, बिगिनर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है या नहीं करनी है. स्क्रीनिंग, स्कोपिंग. फिर रेगुलेटरी रिव्यू होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल होता है, फिर जाके बेसलाइन स्टडी होती है, दिस इज बेसलाइन स्टडी. फिर ड्राफ्ट EIA, एक्सपर्ट रिव्यू, स्टेक होल्डर्स के रिव्यू. एक्सपर्ट्स के रिव्यू, स्टेक होल्डर्स हैं मतलब जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी है वहाँ की, उनके रिव्यू. रिस्क असेसमेंट होता है कि कितना रिस्क होगा तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे. और फिर यहाँ पे फिर अगेन वो प्रोसेस लूप में आएगा. तो ये जो रिस्क असेसमेंट है, रेसिडुअल रिस्क असेसमेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बिफोर स्टार्टिंग वन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. फिर इसके बाद EIA होता है, फिर उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है, फिर ऐसे करके अप्रूवल होता है. इसका भी आई हैव वन PDF आई विल शेयर. आज मैं सारे PDF शेयर ट्राई करूँगा, कंपाइलेशन एवरीथिंग आई विल शेयर बाय नाइट. ओके, सो दिस इज EIA. अब ये जो रूल्स थे ना, ये 2006 के रूल्स थे. लास्ट ईयर हमने पढ़ा EIA का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया 2020, सुपरसीड करेगा ये 2006 का. ये ड्राफ्ट अभी रिलीज हुआ था EIA नोटिफिकेशन. यहाँ कुछ चेंजेस किए गए थे. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रोसेस टीडियस है. तो इसको ईज अप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में 2020 के ये रूल्स आए. एक्सटेंड हो गया, जैसे डेडलाइन पब्लिक कमेंट्स का अभी इसमें 45 डेज के लिए दिया था उस टाइम पे. इसका EIA 2020 का भी अपोज हुआ.
जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसको लीनियंट कर दिया गया है। तो ये टॉक्स चल रहे थे उस टाइम पे। ईआईए ज़रूरी होता है डैम्स में, माइनिंग, थर्मल पावर स्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, ट्रेन्स, कुछ भी ये काम करना है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। इम्पैक्ट असेसमेंट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये फ्लो चार्ट हमने देखा था, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, कलेक्टिंग बेसलाइन डेटा, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन, मेजर, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान और फिर रिस्क असेसमेंट। ऐसे ये पूरे फ्लो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। ईआईए 2020 के जो रूल्स गाइडलाइंस हैं वो प्रपोज कर रहे हैं टू ईज अवे प्रोसेस फॉर बिजनेस। पब्लिक हियरिंग में कुछ लीनियंसी थी। तो ये प्रो डेवलपमेंट है बट एट व्हाट कॉस्ट? प्रो एनवायरनमेंट, प्रो डेवलपमेंट है बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस बात पे रेड फ्लैग्स आए थे, ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉपर मेजर्स हैं यहाँ पे। सो दिस वाज ईआईए 2020 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 की ड्राफ्ट गाइडलाइन। अब जैसे दो न्यूज़ और थी, ये भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे प्रपोजल ग्रीन क्लियरेंस का था, एक था दिबांग वैली में और दूसरा था देहंग पटकई एलिफेंट कॉरिडोर में। ये दोनों जगह कहाँ पर है बताइए? दिबांग वैली और देहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व। यहाँ कोल माइनिंग के लिए ग्रीन क्लियरेंस की बात थी और ये काफ़ी क्विकली भी मिल गया। इस बात पे फिर काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था और ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि डेवलपमेंट करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हाईवे है थ्रू भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में और लाइमस्टोन माइन की बात थी गिर नेशनल पार्क में। तो द पॉइंट इज डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक नोट तैयार करें। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे सवाल आ सकते हैं। दिस इज एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट वियर मास्क प्रॉपरली। जज साहब प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर निकाल दिया, वियर मास्क प्रॉपरली और गेट ऑफ प्लेन, दिल्ली हाई कोर्ट। दिस इज अबाउट देशभक्ति बजट, दिल्ली का बजट आया है। दिस इज पैनल फ्लैग्स सेंटर्स मीगर पेंशन। मीगर मतलब बहुत इनसफिशियंट है, कम है। ओल्ड एज, ऑल्दो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हमारी ज़्यादातर एज है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में, वर्किंग एज पॉपुलेशन 1558-60 के बीच में, यंग है पॉपुलेशन। तो इससे क्या होता है, वो इकोनॉमिकली एक्टिव है तो हमें डिविडेंड मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमी को। दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इकोनॉमी, बिकॉज यूथ है हमारा, यूथफुल है इकोनॉमी। बट जैसे हम देखते हैं कि अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी देखते हैं तो पहले एक स्टेज था जब हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, पॉपुलेशन कम थी, स्टेबल थी। फिर उसके बाद डेथ रेट कम हो गया बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स, बट बर्थ रेट ज़्यादा ही हुआ तो पॉपुलेशन में ऐसे बूम आया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हुआ, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया उसमें बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया, तो थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। आज के टाइम पे जैसे ये इसका पिरामिड होता है, अगर ये इस टाइप का पिरामिड है तो इसका मतलब जो यंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। ये इस टाइप का है मतलब स्टेबल है। और जैसे जापान का देखते हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब ओल्ड एज जो है उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग का पॉपुलेशन कम है। तो ये जो ओल्ड एज होता है इनमें प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर गाइडेंस, केयर एंड एटसेट्रा इज वेरी मच डिजायरेबल। बिकॉज यू नो एज एज बढ़ता है तो ऑब्वियसली बॉडी भी वीक होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन एक हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। देन हेल्थ के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं हेल्थ पे, इनसिक्योरिटी एंड फियर आता है, एंड देन लोनलीनेस भी आता है। तो ये चीज़ होती है एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। अब इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें केयर की ज़रूरत है। जैसे एफडीज वगैरह भी होती है, पेंशन योजना है, वृद्ध वंदन योजना है, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर देने की कोशिश करते हैं। एक पैनल आया अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रूरल डेवलपमेंट का, उसने रिपोर्ट सबमिट किया कि ये जो हम मेजर्स दे रहे हैं ये इनएडिक्वेट है, मीगर है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन बट दिस इज इनसफिशिएंट। जैसे पेंशन है ये काफ़ी कम है, बीपीएल 200 रुपये 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी लो। देन विडो पेंशन स्कीम में भी केवल 300 और 500 रुपये हर महीने दे रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन में 300 रुपये मिल रहा है, 18 से 69 79। देन फैमिली बेनिफिट में
तो अन्नपूर्णा स्कीम भी है जिसमें 10 किलो फूड मिलता है पर मंथ सीनियर सिटीजन्स को हु आर नॉट रिसीविंग एनी पेंशंस। द आइडिया इज कि दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, ये जो बेनिफिट्स है, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, बट दिस इज इनसफिशिएंट। ये स्टेप अप करने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज फायर वाइज। दिस इज कैपिटल स्पेंडिंग, दिल्ली का बजट आया। दिस इज लॉफ्टी ग्रीन गोल्स, गवर्नमेंट के लॉफ्टी ग्रीन गोल्स हैं। लॉफ्टी मतलब टॉल टॉल ग्रीन ड्रीम्स हैं। फायर वाइज, ये एक और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। फायर वाइज, ये कॉन्टिन्यूसली फायर हमने लास्ट 1 ईयर में इतने बार पढ़ा है। फायर, फायर हैजार्ड, कोचिंग में फायर, हॉस्पिटल में फायर, अभी एक स्टेशन है वहां पे फायर लग गया। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस कैन कट द मैसिव डेथ टोल फ्रॉम फायर्स ईच ईयर। बहुत लॉसेस होते हैं फायर से। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन और अलर्ट, अवेयरनेस, ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एक टेक्स्ट बुक केस है। हम इंडियंस का एक बहुत बड़ी बुरी बात होती है, हम बहुत लैक्सिटी होते हैं, केयरलेस बहुत होते हैं। टेक्स्ट बुक केस है, पुअर अटेंशन किया फायर सेफ्टी बेसिक्स में, पॉसिबली एब्सेंस था रोबस्ट फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। आग, दैट इज वाई ये लगा। आग लगती भी है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के लिए नेसेसरी वहां पे प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो उस आग को तुरंत फिर डाउज ऑफ करे। सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज हु आर प्रिपेयर्ड। अब स्मोक अलार्म्स होने चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए। स्मोक अलार्म्स मतलब धुआं आते ही अलार्म बज जाए, सब अलर्ट हो जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब जैसे पानी से ऊपर यहाँ पे आ गए और उसको बुझाने की कोशिश हो। ये बहुत इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग इंटरवेंशन मेजर्स हैं, बेसिक्स हैं, बट हम इसको भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। डेथ टोल बढ़ा यहाँ पे। एनसीआरबी का डेटा 2019 बताता है दिस दीज मेनी नंबर्स वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस फायर सेफ्टी। पब्लिक बिल्डिंग एक मिशन मोड में जरूरी है सेफ्टी को अपग्रेड करना, फायर वाइज बनना, विजडम फायर वाइज। इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 11th ऑफ अगस्त, हैव अ लुक एट वीडियो ऑफ 11th ऑफ अगस्त। यहाँ एक न्यूज आया था एनवायरन दिस फायर सेफ्टी मेजर का। इस दिन हमने EIA 2020 भी काफी अच्छे से पढ़ा था। हैव अ लुक, 11 अगस्त 2020 को EIA 2020 और फायर सेफ्टी मेजर। ओके, सो दिस इज, हैव अ लुक एट दिस वीडियो 11th ऑफ अगस्त। नाउ ये जो नेक्स्ट न्यूज है, ये इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट दिया है बेसिकली, एनीमिया मुक्त हरियाणा। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है कि ब्लड दिस आयरन कंटेंट कम है। एनीमिया मुक्त हरियाणा। अब आयरन रिच फूड डेली आपको लेना चाहिए। तो ये सब कुछ है, जैसे जैगरी हुआ, दिस इज बट हुआ, दिस इज स्पेनच, पालक। एक आता है ना पोपॉय, पालक खाते ही वो एकदम सुपर हीरो बन जाता है। स्पेनच, ब्रोकोली, फेनुग्रीक, लेंटिल्स, मिलेट, लेमन, पपाया, ऑरेंज, डेट, दीज आर आयरन रिच फूड डेली। इनका इंटेक ज्यादा करना है। वांट अ सॉलिड बॉडी एंड स्मार्ट माइंड, तो वर्क ऑन योर हेल्थ। ये IFA का रेड टैबलेट होता है। दिस इज रेड टैबलेट, ये भी देने की ज़रूरत होती है। रेड टैबलेट एवरी वीक 2024 ईयर 180 डेज एंड दिस रेड टैबलेट 4th मंथ फॉर 120 डेज। रिप्रोडक्टिव, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर। देन सीरप यहाँ पे दिया जाता है IFA का। पिंक टैबलेट है, ब्लू टैबलेट है। ब्लू टैबलेट एवरी वीक, दिस इज एवरी वीक। और अगर कुछ ऐसा है, एनीमिया है, तो एनीमिया से यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, टायर्डनेस ज़्यादा लगती है, ब्रेथलेसनेस कम होता है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है उसका फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड में, दिस हेमोग्लोबिन्स। सो IFA एंड दिस अल्बेंडाजोल, IFA इन अल्बेंडाजोल टैबलेट्स भी होती है। ये फ्रीली अवेलेबल होती है आशा में, आंगनवाड़ी, हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल और यहाँ पर। तो ज़रूरी है इन सब जो फैसिलिटीज़ है इनका हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ये डीवर्मिंग होता है, ये भी कुछ ही दिन पहले देखा। डीवर्मिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अक्सर वर्म्स हो जाते हैं, तो डीवर्मिंग कराना जरूरी है। 1 से 2, 2 से 19 चिल्ड्रन फुल एंड हाफ टैबलेट। टैबलेट का नाम है अल्बेंडाजोल। और ये सब चीजें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। सो वांट अ सॉलिड बॉडी एंड स्मार्ट माइंड, वर्क ऑन योर हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। जान है तो जहान है, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सो दिस इज फायर वाइज। देन दिस इज टारगेट जुडिशियल पैट्रियार्की नॉट द जज। तो ये फर्स्ट एडिटोरियल था द हिंदू का। ये सेकंड है एंड्योरिंग ग्रेटनेस, जोकोविक, एक्सीलेंट प्लेयर, एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल एंड दिस जोकोविक, नोवाक जोकोविक।
स्टेमिना, ग्रिट, विल पावर, प्रैक्टिस, ये बहुत सारी चीज़ें लगती है, तब जाके फिर एक चैंपियन क्रिएट होता है। और ये चैंपियन, दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स एवरीवेयर, इवन इन यूपीएससी। स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटल फोर्टिट्यूड, सब चीज़ होगा तब दिस चैंपियन क्रिएट होता है। टारगेट जुडिशियल पैट्रियार्की नॉट द जज, कंट्रोवर्सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो स्टेटमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वहाँ पे ऑल दो पैट्रियार्की है, बट हमने बहुत ज़्यादा ट्रिवलाइज भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा जेंडर इनसेंसिटिव बातें होती है, कमेंट्स होते हैं, उसको हम जस्ट लाइक दैट ऐसे ही बोल देते हैं, तो विच शुड बी अवॉइडेबल। स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस गवर्नमेंट सर्विसेज, आपके सारे वर्ड स्टेटमेंट्स का बहुत वैल्यू होता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये जो चीज़ है ना, मैसेज भी सही जाना चाहिए, प्रैक्टिस में भी एंड वर्ड्स में भी, वर्ड्स एंड डीड्स दोनों में। यहाँ जुडिशरी की बात किया है कि जुडिशरी के भी जो स्टेटमेंट्स अगर देखें कुछ टाइम पे, तो वो जेंडर इनसेंसिटिव नज़र आए हैं हायर जुडिशरी में। दिस, तो दिस शुड बी, पैट्रियार्की जो है ये हटाने की ज़रूरत है सोसाइटी से। दिस जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर सेंसिटिव भी करना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइज, एंड गेट रिड ऑफ दीज स्टीरियोटाइप्स। दिस इज प्लोइंग अ न्यू फरो इन एग्री रेगुलेटरी सिस्टम, ये सेकेंड आर्टिकल है। एग्री रेगुलेटरी सिस्टम, सी, रेगुलेशन, एक रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन मतलब उससे क्या होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक डायरेक्शन हो जाती है, ताकि दिस और एक साइड में नहीं होता है वो। तो एग्रीकल्चर में भी जो रेगुलेशन होना चाहिए वो एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, रिमूव करे बैरियर्स एग्रीकल्चर में। अदरवाइज व्हाट वी ऑल वांट, वी वांट एग्रीकल्चर में फार्मर का इनकम डबल हो, एग्रीकल्चर में फार्मर्स का प्रॉस्पेरिटी है, एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करें, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो प्रोडक्टिविटी बेटर करें। ऑल्दो ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होगा, एग्रीकल्चर का जो इतना डाउनफॉल हुआ, ये सिस्टमेटिकली डाउनफॉल हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम से। आप इसको स्टडी करें ना, तो ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली एग्री को बर्डन किया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं थे, जैसे मोनोकल्चर आ गया, क्रॉप कमर्शियलाइज्ड, कमर्शियल फार्म्स आ गया। तो जो एक एग्रीकल्चर का मॉडल था, आर्टिसंस का जॉब चला गया, तो वो शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर में, लोड बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो द पॉइंट इज, इसके जो कॉजेज हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के, वो काफ़ी हिस्ट्री में है, इमीडिएटली करेक्ट नहीं होंगे, बट वी नीड टू पुट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। 1991 का भी एलपीजी रिफॉर्म्स आया, इसने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, सर्विस सेक्टर को फोकस किया, मैन्युफैक्चर एंड एग्रीकल्चर में हेल्प नहीं मिला। हमें ज़रूरत है फार्मिंग को कॉम्पिटिटिव बनाए, कॉम्पिटिटिव प्रॉफिटेबल बनाए। कंस्ट्रेंट्स जो आते हैं एग्रीकल्चर में, वो तो आता है एक तो इनपुट्स लेने में, मार्केट एक्सेस में, फाइनेंस, पैसे नहीं होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिलती है। तभी आप देखना, किसान किसान कॉल सेंटर आते हैं, एसएमएस कॉल्स के थ्रू किसानों को राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को बताया जाता है कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। तो इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, फाइनेंस, मार्केट, एग्री इनपुट्स, ये ज़रूरी है जिससे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव बने। गवर्नमेंट का रोल है कि वो इन बैरियर्स को हटाए और फैसिलिटेट करे। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का एक और रिपोर्ट है, इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर 2019। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कंट्रीज़ को ये इवेलुएट किया है इन पैरामीटर्स में, जैसे वहाँ पे सीड अवेलेबिलिटी है या नहीं है, फर्टिलाइज़र, वाटर है या नहीं है, मशीनरी कैसी है वहाँ की, लाइव स्टॉक, प्लांट हेल्थ, ट्रेड है या नहीं है, फाइनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन इंडिकेटर से रैंकिंग किया है ई इनेबलिंग बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, और इसमें इंडिया का रैंक 49 आउट ऑफ 101 आया, विच इज़ अगेन नॉट गुड। हमें ज़रूरत है हम स्ट्रेंथन करें, स्ट्रेंथ लाएं, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एग्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ में डेवलप करें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिड्यूस करें वेरिएबिलिटी ऑफ फार्म आउटपुट, प्राइसेस फ्लक्चुएशन होता है, प्राइसेस फार्मर को है वो बेटर रियलाइजेशन नहीं होता प्राइसेस। इनकम जो है मिनिमाइज करें वल्नरेबिलिटी नेचुरल शॉक्स का, जैसे फसल खराब हो जाती है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बारिश हुई नहीं। इंसेंटिवाइज करें प्रोडक्शन ऑफ रिस्कियर एंड हायर रिटर्न क्रॉप्स, क्रॉप्स में भी डाइवर्सिफिकेशन हो, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हम केवल वीट और राइस, इसके अलावा कोई दूसरी क्रॉप देखते ही नहीं है।
इससे मोनोकल्चर जो होता है वो एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिटी होता है उसको हैम्पर करता है। तो क्रॉप डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, हाई रिटर्न्स क्रॉप भी हो और एग्रीकल्चर हो, साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज भी हो, जैसे पोल्ट्री भी कर रहा है, एक्वा एक्वा में भी है, देन फूड प्रोसेसिंग में भी है। इससे एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा और बेटर रियलाइजेशन ऑफ प्राइसेस होगा। देन अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें जो बैरियर्स भी हैं, जैसे हमें यूरोप के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स वहाँ के हैं, इनको भी हमें चेक करना ज़रूरी है। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे मार्केट इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, वो हमारे एग्री प्रोडक्ट्स को आने ही नहीं देते अपने मार्केट में, बिकॉज सर्टेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने फुलफिल नहीं किया। क्वालिटी सीड्स इंपॉर्टेंट होती है। और एक ये होता है वेयर हाउस रिसीट्स। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम टाइप होता है। यहाँ पे आपने सामान जमा किया, अपना एग्री का स्टोर किया है, तो वो आपको एक रिसीट दे देंगे। इस रिसीट से मतलब ये काइंड ऑफ कोलेट्रल हो सकता है और इससे आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, रेज क्रेडिट। तो वेयर हाउस रिसीट्स कोलेट्रल का भी रेज क्रेडिट का रेगुलेशन एंड प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। द होल आइडिया इज एग्रीकल्चर को सपोर्ट सिस्टम नहीं, एग्रीकल्चर को इंडिपेंडेंट बनाए, वायबल बनाए, फाइनेंशियली, सस्टेनेबली और इकोलॉजिकली। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसको सेल्फ सस्टेन करें। सो देर इज अ नीड टू मेक द एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट क्वाड। क्वाड स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है या क्वागमायर है? सी व्हाट इज क्वाड? ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूएसए है और ये जापान है। तो ये 4 कंट्रीज बन गए, मतलब क्वाड। शिंजो आबे ने इसको सजेस्ट किया था। एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये शुरुआत में इसका रूट्स देखें तो मालाबार एक्सरसाइज में है। मालाबार एक्सरसाइज ये हमने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी पढ़ा है इसे। इंडिया, जापान, यूएसए एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज अभी मालाबार कंडक्ट हुई थी। पहले ये एक सिंपल पैसेक्स एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए की, फिर बाद में इसमें जापान ने ज्वाइन किया 2015 में, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस पूरे बैकड्रॉप में 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्वाड और एशिया पैसिफिक। क्वाड मतलब मिलिट्री स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है इन 4 कंट्रीज का। एशिया पैसिफिक एक ब्रॉडर टर्म है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म है, पॉलिटो इकोनॉमिक टर्म। एशिया पैसिफिक और क्वाड, और इन दोनों में चाइना एक डोमिनेटिंग प्लेयर है। तो ये क्वाड हुआ। क्वाड का ओरिजिन कैसे हुआ? क्वाड और एशिया पैसिफिक, एंड चाइना इज अ डोमिनेटिंग प्लेयर। शुरुआत से ही हमारे जो लीडर्स हैं, जब से गलवान क्राइसिस हुआ, आईआर में इन्होंने कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि क्वाड और कोऑपरेशन स्पेशली डेमोक्रेटिकली और लाइक माइंडेड कंट्रीज का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्वाड एक गुड मैकेनिज्म हो सकता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन हो सकता है इंडो पैसिफिक ओशियन में। तो हमें इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ना चाहिए। फ्रांस के साथ भी हम जॉइंट पेट्रोल करते हैं, डिफेंस टाइज को हम इंक्रीज करें। यूएस के साथ वैसे भी पिछले कुछ टाइम पे हमारे डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गए। बेका साइन किया हमने अभी कुछ ही टाइम पहले। तो 2+2 मीटिंग भी है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर का। क्लोजर कोऑपरेशन ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब क्वाड में एक और चीज़ आती है कि जैसे हम यूएसए के साथ अलाई करते हैं, तो जो यूएसए की प्रॉब्लम्स है वो भी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा ऐसा चाइना के साथ डायरेक्ट ऐसा कुछ फेस ऑफ का, ऑल्दो गलवान क्राइसिस वगैरह हुआ ये, पर पहले से भी था। ये जो एलएसी के टेंशंस हैं ये पहले से हैं। बट यूएसए और चाइना दोनों अभी यहाँ पे लॉगर हेड्स में, आने वाले टाइम पे इनका टकराव होना है, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू चैलेंज यूएसए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएसए फिर इंडिया को प्रॉक्सी बना के चाइना से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, तो दैट वुड नॉट बी इन अवर बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो क्वाड का क्वागमायर नहीं होना चाहिए। इंडिया हमेशा से सोवरेन रहा है, हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, शुड नॉट बी लेड बाय यूएसए रीजनल इनिशिएटिव। ये नहीं कि दूसरा कंट्री हमें डिक्टेट करेगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यूएस काफ़ी ईगर दिखा है इसमें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना का बहुत टेंशन हुआ अभी, बट वी शुड ब्रिंग इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा हम बाध्य नहीं होना चाहिए। हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहा है हमेशा। दिस इज अबाउट तमिलनाडु इन नीड ऑफ फुल टाइम हेड। नाउ सी, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से, तो ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। यूपीएससी कहाँ 2013-14 में 1400 सीट्स थी, अभी 712 सीट्स है। अभी ऐसे ही दूसरे एग्जाम्स में भी ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है। और यहाँ जो बात है, सिमिलरली आप आर्म फोर्सेज में भी देखो, देर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स है ही नहीं आर्म फोर्सेज में, देर इज अ सीवियर शॉर्टेज।
सिमिलरली सिविल सर्विसेज में भी देर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ दीज ऑल, IAS IPS काफ़ी शॉर्टेज है। तो वी नीड इन अ फुल टाइम हेड्स। तो जब शॉर्टेज होती है ना, तो अगर हम टेम्पररी हेड्स बना रहे हैं, तो जैसे फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र भी होता है 2 साल, 1 साल, 2 साल, तो 1 या 2 साल में आप कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सकते ऑर्गेनाइजेशन में, आपको समझने में ही टाइम लग जाता है। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे CBI हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, बॉडीज़ हैं हमारी, अगर आप 1-1 साल, 1.5-1.5 साल में इनका ट्रांसफ़र करेंगे, फ्रिक्वेंटली हेड ट्रांसफ़र होगा, तो वो फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर इंस्टीट्यूशन। वो ऑफिसर के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ या कुछ कुछ सब्सटेंशियल वर्क कर पाए। दैट इज़ व्हाई वी नीड अ फुल टाइम हेड। पार्ट टाइम दिस एडहॉक जो प्रोविज़न है, इससे रिजल्ट्स बेटर नहीं आते हैं। वी नीड अ फुल टाइम हेड, स्पेशली जैसे CBI और ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी होना चाहिए, ये नहीं कि फ्रिक्वेंट ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलिटिकल विल में। दिस थिंग हैम्पर्स एडमिनिस्ट्रेशन को, हैम्पर करता है ये। राउंड द क्लॉक विजिल, दिस इज़ मुल्ला पेरियार डैम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुल्ला पेरियार डैम, अब आप 11 अक्टूबर को, ये 285th डे था लास्ट ईयर का, मुल्ला पेरियार डैम। यहाँ बड़े अच्छे से हमने इस डैम के बारे में देखा था कि डैम का जो हाइट है, तमिलनाडु और केरला, डैम इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु बट केरला यहाँ डूब वाले इधर वाले क्षेत्र में है। तो केरला अक्सर कंसर्न्स रेज करता है कि अगर इसका हाइट बढ़ेगा, ये डैम भी काफ़ी पुराना हो गया है, तो केरला रिस्क में रहेगा। मुल्ला पेरियार डैम केस हियरिंग अब March 16 में, वोंट कंसिडर प्ली फॉर एडजर्नमेंट, ये बात कहा यहाँ पे। ये 126 साल पुराना है। सेफ्टी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न है मुल्ला पेरियार डैम का। सेस्मोग्राफ्स, ऑल्दो तमिलनाडु यहाँ पे इंश्योर करता है कि डैम का सेफ्टी पूरा प्रॉपर मेजर्स हो, बट केरला इज एट रिस्क। तो केरला यहाँ पे इसकी हाइट इंक्रीज करने के अगेंस्ट यहाँ बोलता है। तेलंगाना हाईकोर्ट अवार्ड्स दिस जेल अपसी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जेल अवार्ड कर दिया सिद्दीपेट कलेक्टर को। दिस इज प्ली है फॉर्मर CM एंड EC, डबल एयर टाइम, DD एंड एयर। ये है साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम, इसमें वॉलंटियर्स बनाने की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगा वॉलंटियर्स, और वो जो साइबर फेक न्यूज़ है, इस टाइप का कंटेंट है, उसको वो फ्लैग करेगा कि ये कंटेंट ऐसा है। फिर मिनिस्ट्री और जो अथॉरिटीज़ है वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये सवाल है कि इंटेंशंस आर गुड, इससे हाइजीन होगा, अनलॉफुल कंटेंट फ्लैग होगा, इमीडिएट नोटिस में आएगा, बेटर वे में हम फेक न्यूज़ और इनसे डील कर सकते हैं। बट डिस्क्रिशन, टू मच ऑफ पावर इन दिस वॉलंटियर्स में, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस बात पे भी सवाल है। क्या प्राइवेसी एक कॉम्प्रोमाइज होगा यहाँ पे? लेट अस सी। कोवैक्सीन एनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स है। दिल्ली हाईकोर्ट ने IT रूल्स के लिए गवर्नमेंट को बोला। ओडिशा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉज करना चाहती है। रैंप अप करे वैक्सीनेशन। आर्मी आर्मी ने शोकेस किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया काउंटर टेरर स्किल्स। ये जॉइंट एक्सरसाइज है, उज्बेकिस्तान के साथ है, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का। इसका नाम क्या है? द दस्तलिक सेकेंड एक्सरसाइज है इंडिया उज्बेकिस्तान का, जो मार्च 10-9-19 पे कैरी होगी। दिस इज उज्बेकिस्तान। ये जो मुगल्स थे, इनका ओरिजिन कहाँ से है, रूट्स कहाँ पे है? आंसर, उस पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम बताइए, कंट्री एंड प्लेस। दिस इज उज्बेकिस्तान। US प्लान फॉर अफगानिस्तान रेजेस कंसर्न, एडिटर गिल्ड। और दीज आर सम वंडरफुल बाइक्स, कावासाकी, टाटा है, दिस इज बजाज। ऑलराउंडर, हीड द कॉल ऑफ वाइड ओपन स्पेसेस, अ न्यू लैंडमार्क। बुकवर्म्स यूनाइट वर्चुअली, एंथम ऑफ होप। यूएस विड्रॉ करना चाहता है अपनी ट्रूप्स को फ्रॉम अफगानिस्तान, लॉन्गेस्ट वॉर। अफगान लीडर्स टू कंसिडर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। यूएस ने इंडिया को भी ऑफर किया है टेबल पे दिस टॉक्स में। टर्की में बात करने की बात है, लेट अस सी। देन दिस इज नेपाल, द टेल ऑफ टू टर्मिनल्स। पहले बोला हमको कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पे नहीं होगा, अब दूसरा कंटेनर टर्मिनल हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। इंडिया जापान को आउट किया जॉइंटली डेवलप्ड ECT से, नाउ WCT इंडिया और जापान को ऑफर कर रहा है श्रीलंका। गवर्नमेंट ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो OPEC प्लस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपना जो ऑयल का प्रोडक्शन कम कर रहा है। ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस और ऊपर बढ़ सकती है। तो दैट इज़ वाई डाइवर्सिफाई, जो हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं इसको डाइवर्सिफाई करें अलग अलग कंट्रीज से। गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को कहा। OTP डिलीवरी फेल, ट्राई कमर्शियल टेक्स्ट। GDP 11% ग्रो हो सकती है। क्रिजल,
व्हाट इज क्रिजल? ये इस टाइप के जो बॉडीज है जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, क्रिजल है, ये सब क्या है? कार डीलरशिप शॉर्टेज हिट्स, स्टडी शो राइज इन हायरिंग ऑफ अप्रेंटिस प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप जो होती है ना, इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, बिकॉज अप्रेंटिस ले रहे हैं आपको शुरुआत से ही उसको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फील्ड वर्क में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है अप्रेंटिसशिप में। रेलवेज अप्रेंटिसशिप, जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट्स में, ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, जिसने जॉब दिया है उसके लिए भी और जिसको जॉब चाहिए उसको भी। अप्रेंटिसशिप, apprentice. Then this is camera makers Nikon and Samsung. This is sports. Sports में झूलन एंड स्मृति स्क्रिप्ट a dominant victory for India, और अश्विन प्लेयर ऑफ द मंथ। ये न्यूज़ है शरद कमल शॉक्स वर्ड नंबर 16 टेबल टेनिस। ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड मिला अंजू मनु भाकर एंड कोनेरू हम्पी। आप सब कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? आंसर। कोनेरू हम्पी का स्पोर्ट क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज का स्पोर्ट क्या है? और मनु भाकर का स्पोर्ट क्या है? आंसर। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। दिस इज इंडो बंगाल ब्रिज गिव्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स क्लोजेस्ट लिंक। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, और बीच में ये आ जाता है बांग्लादेश। हमें कनेक्टिविटी चाहिए नॉर्थ ईस्ट से, तो बांग्लादेश पे हम काफ़ी डिपेंडेंट भी होते हैं, ऑल्दो बांग्लादेश के साथ हमारे फ्रेंडली टाइज हैं। इंडो बांग्ला ब्रिज गिव्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स क्लोजेस्ट लिंक टू सी पोर्ट। तो ये सेलिब्रेशन अभी 50 साल का भी हो रहा है। 1971 बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। शेख हसीना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट करेंगे। तो ये एक 1.9 किलोमीटर का मैत्री सेतु अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये बॉर्डर ब्रिज है, कनेक्ट करेगा त्रिपुरा एंड अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट टू द पोर्ट ऑफ दिस चाटोग्राम। दिस इज चाटोग्राम, ये यहाँ पे। तो इससे कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, कनेक्टिविटी वाया बांग्लादेश। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज सिटी न्यूज़ एंड ये है आईएनएस करंज एंकरिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। मजेगांव डॉक शिप बिल्डर, ये क्या होती है? सबमरीन होती है। ये थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 किस कंट्री के साथ हुआ था? प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, आईएनएस करंज। देन दिस इज एजुकेशन विद अ डैश ऑफ पैट्रियोटिज्म। बजट दिल्ली बजट एजुकेशन पे और हेल्थ पे काफ़ी एम्फेसाइज किया है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। इंफ्रा कॉरिडोर, दिस इज गवर्नमेंट। यहाँ है ट्रस्ट डेफिसिट हैम्परिंग सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अनीमिया मुक्त भारत, ये भी हमने पहले देखा। द बाइडन इनिशिएटिव, अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स हैं, लेट अस सी, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है इस बार, लेट अस सी। द वैक्सीन प्रिस्क्रिप्शन, इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। फायर वॉल करें ग्रिड को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मुंबई में अभी पावर आउटेज हो गया था, महाराष्ट्र में, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज गेम प्लान। रीडिंग ब्रिटेन्स ईस्टर्न टर्न, ब्रिटेन ब्रेग्जिट हो गया, अब वो नए फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, ईस्टर्न टर्न। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, नो पीस विदाउट इक्वालिटी, अफगान टॉक्स। म्यांमार में सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड, यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली। मैक्सिको में मार्च हुआ। यूएस ने प्रेजेंट किया वॉरिंग अफगान साइड्स विद ड्राफ्ट पीस अग्रीमेंट, पीस हीलिंग 42 ईयर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अफगानिस्तान में बिकॉज इंट्रा अफगान वॉर भी है, इंट्रा अफगान वॉर, आपस में काफी लड़ाई है। देन नेपाल, दिस इज ब्रिटिश वैक्सीन पासपोर्ट्स, वाई यू मे नीड वन सून, वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीनेशन है रहे। कंट्रोल ओवर श्राइन्स, दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सी 9th सीएम है 20 ईयर्स में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन उत्तराखंड। ओटीपी ट्राई रूल, ट्राई ने सस्पेंड कर दिया न्यू एसएमएस स्क्रबिंग नॉर्म्स फॉर 7 days। ओटीपी आउटेज। एसेट मोनेटाइजेशन एक पैराडाइम शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? वोकैब में कुछ ही दिन पहले देखा है, पैराडाइम शिफ्ट, एसेट मोनेटाइजेशन अब पैराडाइम शिफ्ट है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू बढ़े, बिकॉज खर्चे बहुत हो रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही, तो गवर्नमेंट मोनेटाइज करने की एक स्प्री स्टार्ट कर दिया है। आईबीसी का मोरेटोरियम एक्सटेंशन अनलाइकली है। नेशनल इनकम 8% फ्रॉम कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश में गेन, वर्ल्ड बैंक ने कहा। दैट इज वाई ये ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है और कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
अब हम हिंदी में देखते हैं संविधान दिवस। ये 26 नवंबर को मनाते हैं। 49 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब। 125th जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 से हमने संविधान दिवस मनाना चालू किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कितने महीने में बनाया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस और 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी। अंबेडकर जी बौद्ध लोगों के द्वारा कई दशकों से संविधान दिवस मनाया जाता था। 2015 से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ और इसमें इसी दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी होता है। तो इसीलिए ये जो 26 नवंबर है ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी तो हम मनाते ही हैं, दैट इज हमारा रिपब्लिक डे, संविधान दिवस। अब ये कल के सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। रेट R% है, टाइम R ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, T को R कर दीजिए, दैट इज R स्क्वायर, इक्वेट R इज इक्वल टू 6। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल 16,000 है, टाइम 9 महीने दिया है। अब यहाँ दिया है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में क्वार्टर हो रहा है। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर हुए? 3 क्वार्टर हुए। क्वार्टर कितने होते हैं? साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, तो ये 4 क्वार्टर्स हैं हमारे। तो ये 9 महीने हैं, मतलब 3 क्वार्टर हुए। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर मार्च में खत्म होता है, दैट इज वाई मार्च मंथ इज सो बिजी। देन 9 मंथ्स एंड 3 क्वार्टर। अब रेट जो है वो 20% पर एनम दिया है। अब पर एनम है, क्वार्टर में कन्वर्ट करना है, तो 20/4 दैट इज 5% पर क्वार्टर। अब ये रेट पता हो गई, टाइम पता हो गई, फॉर्मूले में डालिए, दैट इज दिस मच। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस। ये सवाल भी आसान है। टाइम 2 साल दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हम पता कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से 696.30 हुआ और सिंपल इंटरेस्ट से 660 हुआ। तो 2 साल का ये अगर हमने देखा डिफरेंस इतना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, हर साल वो उतना ही होता है, इसमें चेंज नहीं आता है, बिकॉज प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल का 660 है तो 1 साल का कितना हुआ? 330 हुआ। 330 हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब 330 हुआ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब इस सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो इस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट आया इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? अगर देखें 1 साल का अगले साल सिंपल इंटरेस्ट तो इतना हो गया। तो अब हमें ये दिया है रेट, टाइम और इंटरेस्ट, तो इससे हम इमीडिएटली रेट फाइंड कर लेंगे। 330 प्रिंसिपल माना हमने और इस पे इंटरेस्ट लगा 36.30, बिकॉज दोनों का ये डिफरेंस हमें पता हो गया था यहाँ से। 330 इंटू आर इंटू 1/100, तो ये हो गया 36.3, तो आर हो गया 11%। प्रॉफिट एंड लॉस हाथ से हम थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें बस 2 चीज़ याद रखना है। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने का सामान वो आपको पड़ा। सेलिंग प्राइस मतलब वो सामान आपने जितने में बेचा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अगर सेलिंग ज़्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट हुआ, सेलिंग कम है कॉस्ट से तो लॉस हो गया, सिंपल। तो ये सेलिंग प्राइस होती है जिसमें वो बेचता है। कॉस्ट प्राइस जितने में उसको खरीदी पड़ती है। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग कॉस्ट से ज़्यादा है। लॉस तब होता है जब कॉस्ट सेलिंग से ज़्यादा है। ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है। जब भी परसेंटेज निकालना है ना तो वो अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है। परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकालते हैं, एसपी नहीं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 परसेंटेज। लॉस हुआ तो लॉस अपॉन सीपी अपॉन 100। एसपी दिया है तो आप उसको 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूलेज याद भी नहीं रहते ना तो बस ये 2-3 चीज़ें याद रखिए। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंटेज निकालना है तो वो कॉस्ट प्राइस के टर्म में होगा। डिस्काउंट हुआ है मतलब वो उतना जो एमआरपी है उससे इतना प्राइस कम हो जाएगा। मार्कअप हुआ है मतलब जो प्राइस है उससे और बढ़ा के उसने कीमत बढ़ा दी है। तो प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, सीपी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हैं। अगर 35% गेन पे हुआ, सेल किया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 35% गेन। परसेंटेज मतलब 100 और इसका 35%, तो 135% ऑफ सीपी हो गया। लॉस किया मतलब 100 माइनस 35, 65% ऑफ सीपी हो गया। ये फॉर्मूलाज है।
हैव अ लुक, गो थ्रू इसको। अभी मैं क्विकली इसको अभी शेयर कर देता हूँ, हैव अ लुक नाउ। ये क्वेश्चंस है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आंसर वेरी इजी, सेलिंग प्राइस डबल हुआ, प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ। एक ट्रेडर है, 26 किलो राइस 20 रुपए किलो पे, 30 किलो राइस 36 रुपए पर केजी पे, उन दोनों को मिक्स करता है और बेच देता है 30 रुपए पर केजी पे। ये अलग था, ये अलग था। टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बताइए। कॉस्ट प्राइस 12 पेन का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन से, तो गेन परसेंटेज कितना हुआ। सीपी एसपी इक्वेट, आंसर यू विल गेट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन दिस सी सेट। इसको मैं अभी इमीडिएटली शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ्स भी मैं रात तक सारे शेयर कर दूंगा। देन दिस इज संविधान दिवस बांग्लादेश कनेक्टिविटी 11th ऑफ अक्टूबर में, हैव अ लुक, मुल्ला पेरियार डैम। दिस इज क्वाड, क्वाड का रियलिटी एग्रीकल्चर को हम इम्पोर्टेंट करें। दिस इज एनीमिया मुक्त भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त का वीडियो अच्छा था और इसमें हमने पढ़ा था फायर सेफ्टी मेजर एंड EIA 2020। पैनल ने फ्लैग किया मीगर पेंशन, दिस इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो दिस इज 10th of March 2021। थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.